ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो अभी तक आपने गली एरोजन कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, वो सब पढ़ा। और उसके बाद फिर हमारी क्लास हुई थी गली एरोजन को कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं उनको कितना कैटेगराइज किया गया है। तो आपने देखा कि उसमें दो मेजर कैटेगराइजेशन है गली कंट्रोल मेजर्स के। पहला है बायोलॉजिकल कंट्रोल और दूसरा है इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में आपने देखा है कि सॉर्ट डैम और भी जो अलग अलग वेजिटेटिव डैम्स थे, अर्दन डैम थे, वो तब आपने पढ़े। फिर जब हमने इंजीनियरिंग मेजर्स में बात की तो पहले हमने टेम्परेरी गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, और आज हम बात करेंगे परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो जो परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बनाए जाते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो परमानेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी लाइफ स्पान बहुत अधिक होता है। जहां टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स आपने जब पढ़े थे तो हमने बताया था कि 3 से 8 साल के लिए बने होते हैं, वो उनकी लाइफ जो है 3 से 8 साल की होती है। और उसी प्रकार से अगर परमानेंट स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो कम से कम 15-20 साल के लिए, और या उससे अधिक कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है, और उससे लंबे समय के लिए बने होते हैं। और परमानेंट इसलिए भी कहा जाता है इनको क्योंकि जो इस स्ट्रक्चर को बनाने में जो मटेरियल यूज होता है, जैसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाते समय क्या यूज होता था हमारा, बायोलॉजिकल मटेरियल, जो लोकल मटेरियल्स हैं, ग्रास हैं, स्ट्रॉ हैं, वुडन हैं, लॉक्स हैं, प्लैंक हैं, ये सभी यूज हो रहे थे। ठीक है, तो इस परमानेंट स्ट्रक्चर में हम जो यूज करते हैं वो हम आरसीसी स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। आरसीसी आपने सुना होगा, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, मतलब ऐसा मिक्सचर जो सीमेंट से, रेत से, गिट्टी से बनाया जाता है। तो अगर सीमेंट, गिट्टी और रेत से बनाया गया कोई स्ट्रक्चर है तो वो काफी स्ट्रांग होता है, और साथ ही साथ उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब जब कोई चीज दबाई जाती है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन टेंशन में जब उसको खींचा जाएगा तो बहुत कमजोर होता है ऐसा स्ट्रक्चर। तो इसको हम स्ट्रेंथ में, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसके खिंचाव में उसका कमजोर ना पड़े, तो हम उसको कहना चाहिए कि उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम उसमें जो आयरन रॉड्स आती हैं, जिसको सरिया कहते हैं आप, वो उसमें करते हैं। तो आपने देखा होगा जब घर में पिलर या कॉलम हम बनाते हैं तो पहले सरिया बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर जो कंक्रीट का मसाला होता है उसको हम भर देते हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम बोलते हैं रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर्स में बात करने जा रहे हैं, ड्रॉप स्पिलवे, ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, ओपन चैनल स्पिलवे, परमानेंट अर्दन चेक डैम, ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से अधिकतर स्ट्रक्चर्स आरसीसी से बने हुए थे, और उनकी लाइफ 15 से 20 साल या उससे अधिक होती है, तो इसलिए इनको परमानेंट गली कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही प्रकार हैं। तो उस तरह आपको अगर समझना चाहें कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो पहले आपने देखा कि जो स्ट्रक्चर्स की बात हो रही थी वो स्पिलवे उसमें लिखा हुआ है अधिकतर जगह पर। तो आपको ये जानना आवश्यक है कि स्पिलवे होता क्या है। तो बेसिकली टेम्परेरी स्ट्रक्चर में जब आप बात कर रहे थे, जब मैं समझा रहा था, तो उसमें आपने देखा कि वाटर को हम एक सर्टेन हाइट तक रोकते हैं, और जब वो हाइट कंप्लीट हो जाती है, जहां तक हाइट ऑफ डैम है, उसके बाद जो वाटर है या सरफेस रन ऑफ है, वो उसके ऊपर से फ्लो होके डाउन स्ट्रीम में आता है। तो इसी तरह अगर मान लीजिए कि ये आपका इसी तरह से मान लीजिए कि ये आपका रिजर्वायर है, ठीक है, रिजर्वायर है, ये पानी भरा हुआ है, फ्लड है, इसको आपने रोक के रखा हुआ है। अब जब रेनफॉल होगी या इसमें कहीं और ट्रिब्यूटरी से, साइड से इसमें फ्लड आके एक्यूमुलेट होगा, तो धीरे धीरे इस वाटर की जो हाइट है, इस टैंक में जो वाटर रखा है, स्टोर्ड है, उसकी हाइट बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक पहुंचेगी, इसकी बॉर्डर लाइन तक। उसके बाद देखिए ये एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जैसा हमने टेम्परेरी स्ट्रक्चर में बात की थी। तो
तो ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो यहाँ से वाटर जो है, जो भी इस हाइट से ऊपर का वाटर है, वो इस तरफ से बाहर की तरफ आके डाउन स्ट्रीम में चला जाएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में चला है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर स्पिलवे कहलाता है। That means it is a kind of structure which is allowing excess runoff or excess flood to go out from the reservoir, and where it will go into the downstream area. कहाँ जाएगा? डाउनस्ट्रीम एरिया में जाएगा। डाउनस्ट्रीम, ठीक है, हाँ। ऊपर वाले को हम, जो ऊपर से स्ट्रीम आ रही है, उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। ये देखिए लिखा भी हुआ है अपस्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ जो नीचे जो पानी निकल बह जा रहा है, उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक, ओके। हाँ, तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाया, ये कहलाता है आपका स्पिलवे। तो अगर आपने यहाँ पे गेट लगा दिया है, से मान के चलिए अगर गेट लगा दिया है, तो जब आप गेट खोलेंगे तभी पानी बाहर की तरफ आएगा। तो गेट खोलने से आपको ये पता है कि कितना पानी आप बाहर की तरफ अलाउ कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए इसको कहलाता है ये परमानेंट, और ये आरसीसी का बना होता है, सीमेंट का, कंक्रीट का बना होता है, तो इसलिए इसको हम आरसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये काफी कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स की तरह ही है, बस इस क्योंकि वहां पर हम लोकल मटेरियल यूज करते थे, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो टेम्परेरी कहलाता है। यहाँ हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं परमानेंट मटेरियल, आरसीसी, जिसकी लाइफ स्पान ज्यादा है, लाइफ ज्यादा है, इसलिए इसको। अच्छा, दूसरा, एक तो रिजर्वायर ये हो गया कि जब आपके रिजर्वायर में या डैम में हाइट बढ़ने लगी वाटर की, तो वो साइड से, ये चैनल से बाहर आ गया पानी, और आपने नीचे डाउन स्ट्रीम में मिला दिया। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इस रिजर्वायर के थोड़ा सा पहले, रिजर्वायर की ये बॉर्डर जो बनी हुई है, इससे थोड़ा सा पहले आपने इस एलिवेशन से, ये जिस लेवल पे लगा है, इस ऊंचाई से थोड़ा सा नीचे गहराई पर, थोड़ा गहराई पर ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो जब पानी यहाँ पर भरेगा, तो वो पानी इसमें अंदर चला जाएगा, और यहाँ से होता हुआ जब ये पानी ऐसे नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से ये देखिए, ये नीचे आ गया पानी, और ये देखिए पाइप बिछी हुई है जो अंडरग्राउंड होती है, और जो अंडरग्राउंड होती है, और ये रिजर्वायर के बाहर पानी को छोड़ देती है। ठीक है, तो इस केस में पानी यहाँ से नहीं आके इस तरफ से आराम से इसके अंदर जाएगा, और यहाँ से डाइवर्ट होके चैनल के थ्रू बाहर की तरफ डाउन स्ट्रीम में आके मिल जाएगा। जैसे यहाँ से अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इस वाले चैनल की, देखिए यहाँ से भी डाउन स्ट्रीम से पानी निकल के यहाँ मिक्स हो रहा है, और यहाँ से भी जो पानी आएगा वो भी डाउन स्ट्रीम से यहाँ में। तो अल्टीमेटली ये दो अलग अलग प्रकार हैं एक स्पिलवे के। ठीक है, ये ड्रॉप स्पिलवे कहलाता है, जिसमें पानी वर्टिकली ड्रॉप होता है और कंड्यूक्ट से बाहर आ जाता है, और ये आपका कहलाता है स्पिलवे। फिलहाल के लिए अभी आप इसको समझ लीजिए कि ओपन स्पिलवे है, क्योंकि खुला हुआ है। ठीक है, तो ये स्पिलवे है जो आपसे अभी चार टाइप के, मैंने आपको 3 टाइप के स्पिलवे बताया, तो ये स्पिलवे है। ठीक, ओके। ना, ये देखिए एक दूसरे तरह का स्पिलवे, या आप ये मान के चलिए कि ये आपका एक गेट वॉल्व है, ये आपका एक गेट वॉल्व है, जिसको आपने ओपन किया तो पानी यहाँ अंडरग्राउंड होते हुए बाहर की तरफ, ये देखिए एक पाइप के थ्रू निकल गया। ठीक, और वही चीज दूसरा, मान लीजिए ये बंद है, इसको आपने नहीं खोला है, तो ऑटोमेटिकली पानी जैसे ही इस लेवल के ऊपर बढ़ेगा, इस लेवल से ऊपर बढ़ेगा, ये देखिए एक नाली बनी हुई है या स्पिलवे बना हुआ है, यहाँ से बाहर की तरफ निकल के ये चैनल में आ जाएगा। अग्री? तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, चाहे वो ड्रॉप इनलेट हो या प्रिंसिपल स्पिलवे हो, ये इनके अलग अलग पर्पस हैं। ये क्या क्या पर्पस है वो हम आगे क्लास में, आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही इसको आप एक चीज और समझिए,
ये देखिए, ये सीधा सा प्रकार, यहाँ से इस तरफ से आपका जो ये वाला जो स्पिलवे था वो यहाँ कहीं बना हुआ है, ठीक है। और ये देखिए दूसरा जो वर्टिकल स्पिलवे की बात हो रही थी, है ना, वर्टिकल स्पिलवे की बात हो रही थी, तो ये यहाँ पे रन ऑफ इकट्ठा होगा रिजर्वायर में और इसके थ्रू नीचे जाएगा, ठीक है। और यहाँ से गेट ओपन होगा और ये सॉरी ये देखिए उसका बड़ा रूप, यहाँ पानी इकट्ठा हुआ, यहाँ अंदर गया और यहाँ अंदर का जाके पानी का रास्ता ये सीधे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्पिलवे का एक प्रकार था। ना तो ओ जस्ट मिनट, यस। सो नाउ स्पिलवे, जो मैंने बताया आपको, spillway is a kind of a structure used to provide the controlled release of flow from the dam or from the reservoir into the downstream area, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस अच्छा, ये कितने ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने उनका पर्पस बताया। तो देखिए पहला आता है आपका प्रिंसिपल स्पिलवे। प्रिंसिपल स्पिलवे, जब हम किसी भी रिजर्वायर को डिजाइन करते हैं तो हम हमेशा ये डिजाइन करते हैं कि कितने साल के लिए हम बना रहे हैं, कितने रेनफॉल को कंसीडर करके हम बना रहे हैं, कितने इंटरवल के लिए बना रहे हैं, कितना वाटर इसमें स्टोर कर पाएंगे। तो इन सभी के तरीके से ये बनाया जाता है। और स्पिलवे बनाने के बाद जब उसमें हम वाटर फ्लो करते हैं तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर या कितना अमाउंट ऑफ फ्लो या कितना अमाउंट ऑफ फ्लड उसमें फ्लो करने वाले हैं। तो जो प्रिंसिपल स्पिलवे बनाया जाता है वो कंसीडर करता है शॉर्टर रिकरेंस इंटरवल पीरियड को। दैट मींस जैसे रेनफॉल हो रही है और जितना जल्दी जल्दी रेनफॉल होती है, तो मान लीजिए आज रेनफॉल हुई, फिर परसों हुई, फिर 4 दिन बाद फिर से हो गई, तो इस तरह से जो क्यूमुलेटिव फ्लड बन रहा है रिजर्वायर के अंदर, जो वाटर स्टोर हो रहा है उसमें से उस पानी को, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करना या अलाउ करना कि वो बाहर अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ आ जाए, तो वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल स्पिलवे, ठीक। जो मेन स्पिलवे होगा वो प्रिंसिपल स्पिलवे। नाउ जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑक्सिलरी स्पिलवे मींस auxiliary spillway. Auxiliary spillway means spillway which is used to design to discharge the flood of higher frequency flow. कभी कभी ज्यादा बारिश के कारण अचानक रिजर्वायर में या डैम में ज्यादा पानी आ जाता है, तो सिर्फ उतने अमाउंट वाटर को ही बाहर करना, उतने वॉल्यूम ऑफ वाटर को ही बाहर करना जितना एक्सेस हो गया है सडन रेनफॉल से। तो ऐसे चीज को रिमूव करने के लिए जो बनाया जाता है स्पिलवे, वो कहलाता है ऑक्सिलरी। तो एक रिजर्वायर में, एक डैम में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही आउटलेट हो पानी बाहर निकलने का, 1 से 2, 2 से 3 आउटलेट भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन दी कंडीशन, ठीक है। यस सर। ओके, नाउ अगली बात आती है हमारी इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब कभी कदार अचानक ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई। अब वो इमरजेंसी क्या आ सकती है वो देखिए। जो इमरजेंसी स्पिलवे है, जो वर्टिकल वाला आपने देखा, जो मैंने आपको वर्टिकल के बारे में बताया, तो हो सकता है कि जब वर्टिकल फॉल हो रहा हो वाटर, उसमें तो कुछ फॉरेन मटेरियल्स या कुछ झाड़ी झंखाड़ी आ गई हो, तो वो क्या है, चोक कर देगा लाइन को। तो मेन, अगर इमरजेंसी जो मेन लाइन है वो किसी कारण से, या प्रिंसिपल स्पिलवे या ऑक्सिलरी स्पिलवे किसी कारण से लॉक हो जा रहा है, तो ऐसा स्पिलवे हमारा होना चाहिए जब एक रिलीफ वाल्व की तरह काम करे, जो अगर कोई दूसरा स्पिलवे बंद हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली या किसी तरीके से इसको ओपन किया जा सके टू
टेक आउट द वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर। ठीक है, तो ये देखिए लिखा है कि इमरजेंसी, व्हाट इज इमरजेंसी स्पिलवे, इट इज डिजाइन टू स्टॉर्म और एज अ रिलीफ टू अदर स्पिलवे। अगर अदर स्पिलवे काम नहीं कर रहे हैं या किसी तरीके से क्लॉग हो चुके हैं, किसी कारण से डैमेज हो गए हैं, तो इमरजेंसी स्पिलवे उस समय काम आता है। ठीक है, नाउ स्टेप्ड स्पिलवे। स्टेप्ड स्पिलवे क्या है? आपने देखा होगा कि मैं इसको एक डायग्राम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए अप स्ट्रीम फ्लो है, ठीक है, अब किसी जगह से, किसी हाइट से ये वाटर जो है वो फॉल हो रहा है सीधा, तो देयर इज अ चांस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ वाटर हियर, ठीक है ना, इस जगह Yes, से sir. वो, है ना, तो यहाँ चांसेस ऑफ वाटर एरोजन होगा, चांसेस ऑफ सॉइल एरोजन होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि और भी जो स्ट्रक्चर्स आपको टेम्परेरी बताया, तो उसके अलावा अगर हम इस जगह पर ऐसे सीढ़ी बना दें, तो क्या होगा, ये जो वाटर फ्लो है पहले इस पे आएगा, Yes, sir. आएगा, Yes, sir. पहले इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, और फिर ये नीचे डाउन स्ट्रीम में चला जाएगा। तो इस तरह से जो स्टेप बनाते हैं, मतलब सीढ़ी जैसा, स्टेयर्स के जैसे, जब अपस्ट्रीम को कंट्रोल किया जाता है प्रॉपर अमाउंट में, स्टेप बाय स्टेप, तो दैट इज कॉल्ड स्टेप्ड। Stepped spell. ग्रेट। नाउ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब क्या समझ में आ रहा है? ओवरफ्लो मतलब, Over. हाँ, जो स्पिलवे है वो ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसा आपको स्टेप में बताया, स्टेप में भी जो वियर्स बने होंगे, जो चैनल्स बने होंगे, उसके ऊपर से पानी गिरेगा। ठीक है, तो ये ओवरफ्लो स्पिलवे, जो ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए स्पिलवे बनाए जाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्लोप रिजर्वायर में पानी किसी एक तरफ से निकलेगा, तो जहां ओवरफ्लो ज्यादा होने के चांसेस हैं उस तरफ ये स्पिलवे बना दिया जाता है। साइड चैनल स्पिलवे, देखिए जितने भी स्पिलवे मैं बता रहा हूं आपके, इनके नाम से ही आपको समझ में आना जाना चाहिए कि ये क्या काम करते हैं। और मैंने बताया कि एक Yes, sir. रिजर्वायर में एक से ज्यादा स्पिलवे हो सकते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि एक कम हुआ तो पता चले कि चारों तरफ से पानी गिरने लगेगा, तालाब के या डैम के रिजर्वायर से। आपने देखा होगा डैम में चारों सभी जगह से पानी जरूर आता है, लेकिन निकलता सिर्फ एक जगह से। तो कहने का मतलब Yes, ये sir. कि एक किसी भी डैम का या रिजर्वायर का इनलेट हो सकते हैं एक से ज्यादा, लेकिन आउटलेट सिर्फ एक होगा। ठीक है, एक टाइम में एक ही Yes, आउटलेट पे काम चलेगा। ओपन yes, sir. चैनल स्पिलवे, या इसको शूट स्पिलवे कहते हैं हम। तो इसमें और आगे आपको क्लियर होगा। ड्रॉप इनलेट स्पिलवे, ये और आगे अभी आ रहा है, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इनको बस, तो इस तरह आपने देखा कि जो स्पिलवे के अलग अलग प्रकार हैं, प्रिंसिपल, ऑक्सिलरी और इमरजेंसी, ड्रॉप इनलेट, ओपन चैनल, और भी डिफरेंट टाइप के ये स्पिलवे अलग अलग टाइप के हैं। और एग्रीकल्चर पर्पस में जो मेजर यूज होते हैं स्पिलवे, वो हम यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहला जो अधिकतर यूज होता है वो कहलाता है ड्रॉप स्पिलवे। ड्रॉप स्पिलवे क्या है? इसमें जैसा टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में हम मान लीजिए ये अपस्ट्रीम है, ठीक है, पानी आ रहा है, तो ये हम एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये देखिए एक वॉल है, ठीक है, यहां से चैनल फ्लो Yes, है, sir. ये पानी आया यहाँ पे, और फिर यहाँ से फ्लो होके ये देखिए एप्रॉन पे आया, ये एप्रॉन। और मैं Yes, बार बार sir. आप ध्यान रखिए, ये आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के जैसे ही हैं, बस ये आरसीसी के बने हुए हैं, और ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और क्योंकि ये आरसीसी से Yes, बने हुए हैं, इनको अलग अलग सपोर्ट देना पड़ता है। अगर एक दीवार खड़ी कर रहे हैं तो उसके साइड में एक दीवार आएगी, उसको वाटर का फ्लो जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो उसको कम करनी पड़ेगी, स्पीड की, वेलोसिटी को, स्पीड को कम करना पड़ेगा, तो इसलिए ये एरिया फैला दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब इनके अलग अलग फंक्शन है ड्रॉप स्पिलवे के, लेकिन एक्ट ये ऐसे ही करते हैं जैसे आपके बाकी सब डैम भी करते हैं। तो ड्रॉप स्पिलवे
जिसमें मुख्य कंपोनेंट आप देखिए हेड वाल्व है, यहाँ से पानी आया और ये यहाँ से एप्रॉन पे फॉल डाउन हुआ और ये फिर आगे डाउन स्ट्रीम एरिया में पहुंच गया। तो बेसिकली इनका पर्पस क्या है? टू रिड्यूस गली एरोजन और टू stabilize the slope or stabilize the gradient of the gully. ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। ओके, सो ये मैं बात कर रहा था आपसे, जो अलग अलग हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। ये हेड वॉल, ये देखिए हेड वॉल, कंपोनेंट्स ऑफ ड्रॉप स्पिलवे, एप्रॉन, विंग वॉल, ये जो वाटर के फ्लो को स्प्रेड आउट करती है लोलैंड एरिया, डाउन स्ट्रीम एरिया में। ठीक है, क्योंकि अगर आपने वाटर को फैला के नहीं निकाला तो उसकी नैरो साइड में निकाला तो देयर इज अ चांस ऑफ फर्दर गली एरोजन, देयर इज अ चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गली। तो हमेशा जो डिस्चार्ज होगा वाटर को, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितना सेफ वेलोसिटी से, जितना स्लो वेलोसिटी से आप उसको लो एरिया में या कह लीजिए डाउन स्ट्रीम एरिया में उसको भेजेंगे, वो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ एक उसके वॉल्स के ड्रॉप स्पिलवे के पार्ट्स हैं। हेड वॉल, एप्रॉन, विंग वॉल्स, एंड सिल, longitudinal sill, toe wall, side walls, head wall extension, all those things are the part of spillway. Okay, now what is the use, why we are studying these things? हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सभी चीजें? क्योंकि ये कंट्रोल मेजर्स हैं, किसके? गली एरोजन के। तो गली जहां पर गली फॉर्म हो चुकी है उसके बीच में भी इसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हाँ, यस सर, डायग्राम नहीं समझ आया सर। ओके, डायग्राम नहीं समझ में आया, जस्ट मिनट। ये देखिए ड्रॉप स्पिलवे जो मैंने बताया आपको कि ये देखिए फ्लो डायरेक्शन लिखा है, यहां से पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, दैट मींस ये जो जगह है यहाँ पे गली है, ये गली है। हम क्या चाहते हैं कि गली फिर से आगे ना बढ़े और गहरी ना हो और चौड़ी ना हो, तो हमने एक किसी जगह पर इस स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया, ये जो स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं ड्रॉप स्पिलवे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब गली के बीचों बीच इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया, मान लीजिए ये बॉटम ऑफ गली है, अब आपने एक वॉल खड़ी कर दी, तो अब क्या होगा, पानी आएगा, यहाँ रुकेगा, काइंड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रुका। अभी तो ये सूखा है, अभी यहाँ कुछ नहीं है, परमानेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जब इसके ऊपर पानी भर गया तो अब क्या होगा, ये गिरेगा। ठीक, अब गिरने के कारण ये जो वॉल है, ये वॉल, यही वॉल है आपकी ये हेड वॉल। ठीक, अब ये अकेली वॉल रहेगी तो क्योंकि ये परमानेंट स्ट्रक्चर है और हैवी फ्लो को इनको मेंटेन करना, हैवी फ्लो के लिए ये बने होते हैं, जो गली में परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। जब हाई अमाउंट ऑफ रन ऑफ, हाई वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ किसी गली में फ्लो हो रहा होता है तो ऐसे स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो जब आपने ये वॉल बना दी यहाँ पर, ठीक है, तो अब पानी ऊपर से बहेगा। ठीक, अब पानी ऊपर से बहेगा तो हो सकता है कि पानी जो रन ऑफ है वो ना सिर्फ इस दीवार से बहे, इसके इवन इसके साइड से ही बह सकता है और आगे आके फिर नाली में मिल जाएगा, है ना। तो आपने क्या किया कि पूरी गली को पैक कर दिया और सिर्फ इतनी सी ओपनिंग दी, और ये देखिए यहाँ पर ऐसे आपने रेक्टेंगुलर शेप बना दिया। तो अब क्या होगा, साइड के कंपैरिजन में जो सेंटर है वो कम है, तो जो पूरा पानी है वो इसके अंदर से निकलने लगेगा आगे। ठीक, अब इसके आगे से निकलना चालू हुआ वाटर। सॉरी, अब यहां से जब वाटर फ्लो बहना चालू हुआ, अरे यार, फ्लो बहना चालू हुआ, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने एप्रॉन बना दिया ताकि स्ट्राइकिंग ऑफ वाटर से इतने वाटरफॉल के कारण जो हो रहा है एरोजन वो ना हो। तो यहाँ से यहाँ तक आपने एक एप्रॉन बना दिया, वो ये बना हुआ है। ठीक है,
अब इनको सपोर्ट करने के लिए ये दीवारें आपको खड़ी करनी पड़ी, जैसे घर बनाने के लिए आपको कॉलम और चारों दीवार खड़ी करनी पड़ती है, तो वैसे ये दीवार साइड की दीवार्स हो गई, ठीक, वॉल्स हो गई। तो इनका नाम हो गया आपका हेड वॉल एक्सटेंशन। इस वॉल का एक्सटेंशन दिया है ताकि पानी यहां से ना घुस जाए, ठीक। अच्छा, उसके साथ जब यहाँ से पानी, ये वाटरफॉल जब होगा यहाँ से, तो ये भी एक देखिए गली की डायरेक्शन में ही उतना ही चौड़ा रहेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर स्पीड अटेन कर ले वाटर में काइनेटिक एनर्जी होती है, वहां से गिरा और आगे तुरंत बढ़ गया। तो जब रन ऑफ ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा है और आपने उसके डेसिपेशन के लिए जब इसको फैला दिया है इस जगह को, मतलब कोई पानी ऐसा जा रहा है, ठीक है, चैनल में, तो यहाँ से एक स्पीड पकड़ी हो, जब आपने उस पानी को जाते जाते ऐसा फैला दिया, उसका मुंह कर दिया, तो क्या होगा, पानी फैल जाएगा। यस सर। और पानी फैलने के साथ क्या उसमें वही स्पीड रह जाएगी जो यहाँ पर थी, नहीं रह जाएगी, वो कम हो जाएगी, है ना। तो इसी कारण से ये जो विंग्स दिख रहे हैं आपको, ये दोनों तरफ फिगर में, ठीक है, ये जो विंग्स दिख रहे हैं आपको, ये उसी लिए बनाए गए हैं कि वाटर को सेफ डिस्पोजल परमिसिबल वेलोसिटी से सेफ वेलोसिटी के साथ उसको आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। यस। ओके, तो ड्रॉप स्ट्रक्चर का जो मैं क्या बता रहा था, क्या यूज है, इसका सीधा सीधा यूज ये है कि अगर डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर। तो इसका यूज ये है कि पहले तो गली को स्टेबलाइज करना, क्योंकि अगर मैंने जैसा बताया था, और ये कंट्रोल स्ट्रक्चर भी सिर्फ एक नहीं बनाए जाते हैं, ये पूरी गली में, पूरी गली, मतलब मान लीजिए ये ऐसे गली जा रही है, ये ऐसे, तो एक कंट्रोल स्ट्रक्चर यहाँ बनाएंगे, फिर दूसरे यहाँ बनाएंगे, तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट इंटरवल पर, चाहे 1 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर, या ऐसा कुछ गैप पे लेके उसको हम बनाते जाते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स को। तो इससे क्या होता है, सॉइल डिपॉजिट होती है, रन ऑफ की वेलोसिटी और वाटर हार्वेस्टिंग होती है, जिससे आसपास के एरिया को हम इरिगेट कर सकते हैं। तो पहला इसका जो यूज है वो है ग्रेड स्टेबलाइजेशन, ठीक। दूसरा, यस, ये देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा और आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, और ये एक आउटलेट की तरह भी काम करता है, वाटर को डाउन स्ट्रीम एरिया में या सेफ वेलोसिटी के साथ भेजने के लिए ये एक आउटलेट की तरह भी काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह काम करता है। तो ये इसके कुछ एक कहना चाहिए यूज हैं जिसके कारण इसको न सिर्फ गली में, इसके अलावा रिजर्वायर्स में और भी बाकी जगह पे इसको यूज किया जा सकता है। एडवांटेज इसका ये है कि क्योंकि ये ओपन है, अगर कचरा आता भी है, कोई डिबेरिस आते भी हैं, तो वो बह के आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि ठीक है, और क्योंकि स्ट्रेट ड्रॉप हो रहा है, सीधे पानी आके गिर जा रहा है, मतलब आपने किसी टर्निंग या बेंडिंग नहीं दी है किसी ड्रॉप स्ट्रक्चर्स में, तो जो इसकी सस्टेनेबिलिटी के चांसेस हैं वो ज्यादा अच्छे रहेंगे, और इसके टूटने और गिरने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि ज्यादा फोर्स नहीं पड़ रहा है, गली के बीचों बीच आपने बनाया हुआ है, तो और जितना स्ट्रक्चर है वो आरसीसी का है। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको जो डिसएडवांटेज है इसका, ये 3 मीटर की हाइट तक ही बनाया जा सकता है, मतलब जो वाटरफॉल जो मैं बात कर रहा था, ओवरफ्लो जो गिर रहा है, वो लगभग 3 मीटर से ज्यादा का अगर हाइट हो जाएगा तो फिर ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है ड्रॉप स्पिलवे। ड्रॉप स्पिलवे मैं बात कर रहा था आपसे, ये देखिए, ये आपकी मान लीजिए टॉप वॉल है किसी रिजर्वायर की, किसी डैम की, लेकिन आपने इससे इतना नीचे एक ये वाला इनलेट ओपन कर दिया है, ठीक है। ये देखिए इस तरफ, इस वाले फिगर में रिजर्वायर है, अभी इस लेवल तक पहुंचेगा तो पानी अब क्या होगा, ऊपर जाने के बजाय ये इसमें आके गिर जाएगा कुछ इस तरह, ठीक है। अब पानी जब इसमें गिरा तो पानी नीचे जाएगा, दैट इज वर्टिकल फ्लो। वर्टिकल फ्लो से नीचे ये देखिए, ये वाला एरिया आप समझ लीजिए कि ये है, ठीक। यहां से पानी अंदर गया और ये गिर के इस कंड्यूट की पाइप की तरफ, पाइप से होता हुआ बाहर डाउन स्ट्रीम एरिया में निकल गया।
तो ये आपका सरफेस जो ऑलरेडी आप लैंड सरफेस है वो है, ये रिजर्वायर था। रिजर्वायर में हाइट को टच करने के पहले, ये आपकी हाइट है, इसके पहले ही आपने एक वर्टिकल ड्रॉप लगा दिया है जहां से वाटर फ्लड अंदर आता है और पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो ये कहलाता है ड्रॉप इनलेट स्पिलवे। डन, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. तो ड्रॉप स्पिलवे सर क्या इसको है? ड्रॉप इनलेट स्पिलवे इज नॉर्मली यूज्ड टू ड्रॉप low to medium volume of water over a sharp of inclination 30%. ठीक है, and the drop of height is generally should be more than 1 meter, otherwise it will not be economical to construct. otherwise ये उतना फायदेमंद नहीं होगा अगर आप 1 मीटर से छोटी साइज के लिए अगर इसको बना रहे हैं। ठीक है, Yes, कुछ sir. पूछ रहे थे? हाँ सर, वही हाइट पूछ रहा था। हाँ हाँ, 1 मीटर से ज्यादा पे जनरली इफेक्टिव होता है ये। ठीक है, अच्छा इसके एडवांटेज क्या है ये, अच्छा इसके मेजर पार्ट्स क्या है वो देख लीजिए। इसके मेजर जो पार्ट्स हैं वो है आपका इनलेट, कंड्यूक्ट और आउटलेट। ठीक है, अगर हम फिर से इसी डायग्राम की बात करें जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ये देखिए ये आपका हो गया इनलेट, ये कंड्यूक्ट हो गया और यहाँ पर आउटलेट। अब यहां से जब पानी गिरेगा और इतनी स्पीड से बाहर जाएगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ, अगेन देयर मे बी अ प्रॉब्लम ऑफ स्पीड, क्योंकि किसी एरिया में अगर इतनी स्पीड से पानी जाएगा तो हो सकता है वहां फिर से सॉइल एरोजन हो, मिट्टी का लॉस हो। तो वहां पर हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं, या जैसा आपको प्रॉन सजेस्ट कर रहे थे कि जितना वाइडर होगा, जितना वाइडर आप फ्लड को छोड़ेंगे वो उतना कम से कम चांसेस होगा सॉइल एरोजन का। ठीक है, तो इसके जो मेजर पार्ट है वो ये है आपके इनलेट, कंड्यूक्ट एंड आउटलेट। नाउ कमिंग टू योर use of droplet. Yes, again it is used for to control गली। ठीक है, तो जब इस तरह के ड्रॉप स्ट्रक्चर से आप बना देंगे तो पहली बात तो गली का फॉर्मेशन आगे नहीं होगा। साथ ही साथ इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या है, ये एक प्रिंसिपल स्पिलवे की तरह काम कर सकता है। अगर आपने इसका वॉल्यूम स्टडी करके कंड्यूट को काफी बड़ा बनाया हुआ है तो सेफ वेलोसिटी के साथ आराम से ये डाउन स्ट्रीम में पानी को भेज सकता है। साथ ही साथ ग्रेड स्टेबलाइज कर सकता है। और जनरली ये जो है, ये 3 मीटर जो हाइट की बात आ रही थी, ये जो ड्रॉप स्ट्रक्चर, ड्रॉप इनलेट स्ट्रक्चर्स जो है वो 3 मीटर से अधिक के लिए बनाए जाते हैं। एडवांटेज आप देख लीजिएगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से और इकोनॉमिक्स के हिसाब से, ग्रेड स्टेबलाइजेशन के हिसाब से, अल्टीमेटली जो भी चीजें हैं वो गली कंट्रोल एरोजन के लिए। ये है आपका जो कॉमन आपने देखा होगा ओपन चैनल स्पिलवे या शूट स्पिलवे। ठीक, यस इसमें इसको मैं, ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ये आपका रिजर्वायर है, ये पूरा रिजर्वायर है, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ से जब आप अलाउ करते हैं ये गेट से ओपन होता है तो यहाँ से फ्लो पानी जो है यहाँ तक आता है। यहाँ आके यहाँ पानी देखिए एक दीवार बनी हुई है और सिर्फ एक पैसेज ये छूटा हुआ है। तो यहाँ से जिस स्पीड से फ्लो आ रहा है, फ्लड फ्लो आ रहा है, वो इस दीवार से डेसिपिएट होती है उसकी एनर्जी थोड़ी रुकती है और फिर आप उसको धीरे करके छोड़ देते हैं और फिर आगे ये इरिगेशन के चैनल के काम में या किसी फील्ड में अगर आपको इरिगेशन देना है तो उस तरह से इस काम को यूटिलाइज किया जा सकता है। 1 मिनट से कम बचा है, मुझे लगता है दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। मेरे ख्याल से दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं हम एक बार, फिर बात करते हैं। ठीक है, यस सर।